ये किसी के विरुद्ध नहीं है। भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। एक तरफ संघ बीजेपी की विचारधारा की जननी रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता की राजनीति में बीजेपी कई बार संघ से अलग अपनी राह बनाने की कोशिश करती रही है। खासतौर पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस और बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर तनातनी देखने को मिली। लेकिन हाल ही में आरएसएस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान मोहन भागवत के भाषण से ये साफ हो गया कि संघ और बीजेपी के बीच रिश्तों में अब ठंडक आ रही है। हालांकि संघ ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अब पहले से ज्यादा सतर्क और सख्त रहेगा। संघ और बीजेपी के बीच हाल की तनातनी। अगर पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखें तो आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की कई वजह थी। संघ की उपेक्षा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो आरएसएस ने उम्मीद की थी कि सरकार संघ की नीतियों और विचारधाराओं को प्राथमिकता देगी, लेकिन धीरे धीरे यह दिखने लगा कि मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी को संघ के प्रभाव से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। मोहन भागवत की अप्रसन्नता। 2019 के बाद संघ को लगा कि मोदी सरकार उनकी सलाह को गंभीरता से नहीं ले रही है। मोहन भागवत ने कई बार सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखे जो अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना थी। संघ के नेताओं की अनदेखी। 2023 में जब बीजेपी ने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाई तो संघ से जुड़े नेताओं को किनारे किया गया। इस फैसले ने संघ के भीतर असंतोष को जन्म दिया। संघ के पुराने नेताओं की नाराजगी। कई वरिष्ठ नेता जो संघ से जुड़े थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया। ये आरएसएस को पसंद नहीं आया। इस सब के चलते आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते तल्ख हो गए थे। लेकिन अब मोहन भागवत के ताजा भाषण से साफ है कि दोनों के बीच की बर्फ पिघल रही है। मगर आरएसएस ने बीजेपी को एक सख्त चेतावनी भी दे दी है। मोहन भागवत का भाषण शांति के संकेत, लेकिन चेतावनी भी। आरएसएस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर मोहन भागवत ने जो कहा वह केवल एक औपचारिक भाषण नहीं था, ये संदेश था, एक ऐसी चेतावनी जो बीजेपी और उसके नेताओं को सतर्क कर रही थी। मोहन भागवत ने कहा, आज संघ की दशा बदली है लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। समृद्धि की आवश्यकता है, जितना आवश्यक है उतना वैभव होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा मर्यादा में रहकर होना चाहिए। जितनी भव्यता इस कार्यालय की दिखती है उतना भव्य संघ कार्य का स्वरूप, इसकी अनुभूति इसमें मिलनी चाहिए। विरोध और उपेक्षा हमें सावधान रखते थे, अब चारों ओर अनुकूलता है, अब स्वयं ही अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। इस बयान का विश्लेषण करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण संकेत हैं। संघ अब पहले से अधिक प्रभावशाली है। भागवत ने साफ कहा कि संघ की दशा बदली है, यानी अब संघ को पहले जितना विरोध नहीं सहना पड़ता। बीजेपी अब संघ की बातों को ज्यादा गंभीरता से ले रही है, लेकिन मर्यादा जरूरी है। उन्होंने मर्यादा शब्द का इस्तेमाल कर यह संकेत दिया कि बीजेपी को सत्ता के मद में नहीं बहना चाहिए। भव्यता जरूरी है लेकिन सीमाओं में रहकर। संघ को अब खुद ही सतर्क रहना होगा। पहले संघ को बीजेपी और अन्य राजनीतिक शक्तियों से विरोध मिलता था, जिससे वह हमेशा सतर्क रहता था। लेकिन अब जब बीजेपी पूरी तरह से आरएसएस के प्रभाव में आ गई है तो खतरा ये है कि आरएसएस कहीं अपनी मूल विचारधारा से न भटक जाए। लेकिन भागवत ने कहा, अब स्वयं ही सावधान रहना पड़ेगा। क्या संघ अब बीजेपी पर पूरी तरह हावी हो चुका है? भागवत के इस बयान के बाद ये सवाल उठता है कि क्या अब संघ पूरी तरह से बीजेपी पर नियंत्रण कर चुका है? संघ का बढ़ता प्रभाव। सीएम पद के चयन में आरएसएस का दखल। हाल ही में दिल्ली में जब नया मुख्यमंत्री चुना गया तो आरएसएस ने अपने पसंदीदा चेहरे रेखा गुप्ता को आगे किया, जबकि मोदी साहब प्रवेश वर्मा को चाहते थे। बीजेपी के संगठन में संघ की पकड़। बीजेपी अध्यक्ष के चयन से लेकर राज्यों में संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति तक संघ अब पहले से अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। नीतिगत मामलों में संघ की राय। किसान आंदोलन और राम मंदिर निर्माण से जुड़े कई फैसलों में संघ की भूमिका स्पष्ट दिखी। मोदी शाह की रणनीति बदल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि मोदी और शाह ने संघ के खिलाफ जाने की बजाय उसके साथ सामंजस्य बिठाने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी संघ का पूरा समर्थन सुनिश्चित करना चाहती है। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संघ के नेताओं को फिर से संगठन में प्रमुख स्थान दिए जा रहे हैं। संघ की नई रणनीति। अनुकूलता से खतरा। मोहन भागवत के भाषण का सबसे बड़ा संदेश था, अब चारों ओर अनुकूलता है, अब स्वयं ही अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब संघ को कोई बाहरी खतरा नहीं दिखता, लेकिन खतरा अंदर से आ सकता है। ये चेतावनी बीजेपी के लिए थी कि सत्ता का अतिरेक न हो और आरएसएस की विचारधारा कमजोर न पड़े। संघ अब बीजेपी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, लेकिन साथ ही वह इस बात को लेकर भी सतर्क है कि सत्ता का आकर्षण उसे भटका न दे। बीजेपी को संघ के साथ चलना होगा, लेकिन संघ रहेगा सतर्क।
मोहन भागवत के भाषण के बाद ये साफ हो गया है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंध अब पहले से बेहतर हो गए हैं। मोदी और शाह ने संघ के साथ चलने का फैसला कर लिया है और आरएसएस अब पहले से ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में आ गया है। लेकिन संघ भी ये समझता है कि सत्ता के साथ ज्यादा करीबी कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए उसने बीजेपी को ये संदेश भी दिया है कि अब संघों को अपनी पहचान और विचारधारा को खुद बचाना होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में ये नया आरएसएस बीजेपी समीकरण कितना कारगर साबित होता है। लेकिन एक बात तो तय है, आरएसएस अब बीजेपी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और मोदी शाह को भी इसे स्वीकार करना पड़ा है। क्या बीजेपी संघ के इस नए रवैये को पूरी तरह स्वीकार करेगी या फिर भविष्य में फिर से कोई तनाव देखने को मिलेगा? ये राजनीति के आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन फिलहाल संघ ने ये साबित कर दिया है कि वह बीजेपी से ऊपर है और रहेगा। मोहन भागवत ने आज अपने जो भाषण उन्होंने दिया है उसमें दो चीजें बड़ी बहुत ही अपने अंदाज में उन्होंने स्वीकार की हैं। जैसे उन्होंने कहा कि संघ की जो है वो दशा बदली है, दिशा नहीं बदली। अब दशा बदलने का उनका संकेत क्या है? दिशा बदलने की तो बात स्पष्ट है कि दिशा संघ की हमेशा से हिंदुत्ववादी रही है और वो उस विचारधारा से कभी भी हटे नहीं। तो दिशा तो नहीं बदली, लेकिन दशा बदली है, ये जो उनका कहना है। मैं आपको बताता हूं कि दशा दरअसल बदल दी है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना तो कभी कांग्रेस ने नहीं पहुंचाया। आरएसएस, भले ही वो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आप याद करिए कि पिछले 10 वर्षों में वो, मेरा ऐसा ख्याल है, जो याददाश्त है मेरी, वो 4 बार नागपुर गए और संघ के कार्यालय में मत्था टेकने नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसा नहीं करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो सर्वाधिक उदारवादी नेता बीजेपी में माने जाते थे, वो एक बार अगर आरएसएस के दफ्तर में नहीं जाते तो एक बार ये बात समझ में आती है कि आरएसएस के बहुत सारे मसलों पर, बहुत सारे मामलों पर अटल बिहारी वाजपेयी का मतभेद जग जाहिर है, हमें पता है। और अटल बिहारी वाजपेयी को कई बार, 2 या 3 बार आरएसएस के इशारे पर उनको अपने पद से हटाया गया। एक बार उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, एक बार उनको नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। तो वो भी लेकिन आरएसएस के मुख्यालय जाते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ना तो आरएसएस के दफ्तर में गए, ना ही गुरु गोलवलकर जो हैं उनकी समाधि पर मत्था टेकने गए। और ये जो चीज है, ये संघ के लोगों को अखरती रही है। मैं आपको एक कुछ समय पहले की एक घटना बताता हूं कि जब काफी दिन, मेरा ख्याल है कि ये 2-1 साल पुरानी बात है, और मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी जी के पास अपने कुछ दूतों के मार्फत संदेश भिजवाया कि भाई आप नागपुर आते हैं और अपनी जो, जहां जिस कोख से आप निकले हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिसके आप प्रचारक रहे हैं, जिसके आप कार्यकर्ता रहे हैं, आप वहां नहीं आते। इससे बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं के बीच में हतोत्साहित करने वाला जाता है कि क्या कारण है कि हमने जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया वो हमारे ही घर नहीं आते, वो अपने घर आना भूल गए। तो जो लोग ये संदेश लेके गए थे, उनसे मोदी जी ने ऐसा कहा, बताया जाता है कि भाई देखो, अगर मैं आरएसएस में मोहन भागवत से वरिष्ठ हूं और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो बहुत संभव है कि मैं वहां बैठा होता जहां मोहन भागवत बैठे हैं। अब ये ख्याल है मोदी जी का, क्योंकि आज तक महाराष्ट्र और कोंकण और उसके बाहर तो नेतृत्व कभी आरएसएस का गया नहीं। फिर भी अगर मोदी जी ये सोचते थे तो ये, इससे आरएसएस को बड़ा झटका लगा। और सबसे बड़ा डेंट जो मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी के मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने किया। पहला, आपको याद है, जेपी नड्डा ने पिछले चुनाव के से पहले एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने साफ कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैसाखी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ये बात औपचारिक बयान है, कोई छिपा हुआ बयान नहीं है। और जब उन्होंने ये बात कही तो ये बड़ा झटका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, क्योंकि जो संघ का विधान है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का जो ढांचा है, उसमें एक बड़ी संख्या बीजेपी में, लगभग अगर मैं अंदाज करूं तो 40 से 45% संघ के कार्यकर्ता बीजेपी में होते हैं। वो सत्ता में शामिल होते हैं, वो मंत्री बनते हैं, वो विधायक बनते हैं, और वो एक तरह से उनकी पहली प्रायोरिटी संघ होती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आती है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि संघ ने ही तो बीजेपी को पैदा किया, और बात भी सच है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। तो जब ऐसा है तो संघ के कार्यकर्ता जो आज बीजेपी में शामिल हैं, वो बड़े ठिठक गए, उनको बड़ा सदमा पहुंचा। और मैं अंदर की बात आपको बताता हूं कि जो संघ के कार्यकर्ता देश भर में फैले हुए थे, उनको ये लगा कि जो हमारी पार्टी है, जिसको हमने पैदा किया, उसने जो है अगर इस तरह का रवैया हमारे साथ किया है, तो फिर हम क्या करें। और वो काफी हद तक न्यूट्रल हो गए पिछले चुनाव में। और पिछले चुनाव में एक कारण, बहुत बड़ा कारण, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अल्पमत में आने का है। जब पार्टी अल्पमत में आ गई और नीतीश कुमार और मिस्टर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिक गई, तब शायद बीजेपी को लगा कि उनसे चूक हुई है। और तब से संघ के बीच और बीजेपी के बीच काफी सारी बातें होती रही हैं, मेलजोल की बातें हुई हैं, लेकिन ना तो बीजेपी ने अपने सार्वजनिक तौर पर अपने उस बयान के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी मांगी। अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसलिए रुका हुआ है कि संघ अब उस पर सहमत नहीं हो रहा है। संघ ने एक आईना तो दिखा दिया मोदी जी को, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, उसमें संघ ने अड़ंगा लगाया है। तीसरा, संघ के लोगों ने अब उदासीनता बरतनी शुरू कर दी है कि कब तक। देखिए, संघ के पास सबसे बड़ा चेहरा है जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, वो नितिन गडकरी का है। तो ये नितिन गडकरी के रूप में एक भय जो है वो बीजेपी के भीतर बना रहता है। दूसरा कारण ये जो दिशा, जो आपने कहा कि संघ की दशा बदली है, मैं वो बताना चाहता हूं कि संघ अभी दुर्बल कैसे हुआ है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर तो रहा है, लेकिन बीजेपी के सामने अभी वो उतना ताकतवर नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।